मेरे पापा की बाहर मिट्टी में स्टंट्स मार रहा था। रात को जब हमारी गाड़ी कियोतो की चमचमाती रोशनी में घुसी तो श्याओ युआन पापा ने खिड़की से बाहर देखा और मन ही मन बोला, बड़े भाई क्या आप देख रहे हो, हमारा बेटा सिर्फ आपकी तरह दिखता ही नहीं है, इसका दिमाग और इसकी समझ आपसे भी कहीं ज्यादा तेज है। वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग नंबर 2 में जियांग र्यूक्सियो बेचारी टेबल पर सिर रखकर रोने जैसी हो गई थी। वो ढेर सारे लेगो ब्लॉक्स लेकर बैठी थी। ये प्लेन मुझसे बन क्यों नहीं रहा, वो टर्बो इंजन वाला पार्ट कैसे फिट होगा। अचानक उसे पड़ोस वाले गार्डन से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांककर देखा तो तभी सबने देखा कि श्याओ युआन पापा मुझे गोद में लेकर गाड़ी से उतर रहे हैं और उनके हाथ में वो सोने जैसी चमकती हुई गोली की खोल बुलेट शेल थी। उनका चेहरा गर्व से भरा था। ये देखकर जियां रुओशुए की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक 12.7 मिलीमीटर का बुलेट शेल था जो सिर्फ फायरिंग रेंज में टारगेट प्रैक्टिस पर ही मिल सकता है। वो सच में टैंक चलाने गया था। जियांग रुओशुए ने अपना सिर झुकाया और अपने हाथ में पकड़े उन बचकाने लेगो ब्लॉक्स को देखा जो अचानक से उसे बिल्कुल बकवास लगने लगे। नहीं, मुझे भी गाड़ी ठीक करना सीखना है, मुझे भी टैंक खोलना सीखना है। सिर्फ तभी मैं चेंचन भाई को रेंच पकड़ाने के काबिल बन पाऊंगी। उसकी आंखों में एक आग और जोश भर गया था। अगले दिन नॉर्मल दिनों में जिसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती थी और जिसकी आवाज सबसे तेज थी, वो लीहू पापा आज जब घर आए तो किसी हारे हुए मुर्गे की तरह लग रहे थे। लीहू पापा का चेहरा काला पड़ गया था। उन्होंने अपने लेफ्ट हाथ से अपने राइट कंधे को पकड़ रखा था और अपने राइट हाथ में एक लंबा सा भारी काले रंग का इंजीनियरिंग प्लास्टिक बॉक्स उठा रखा था। वो थक कर आकर हॉल के सोफा पर ढप से बैठ गए। लीहू पापा ने बड़बड़ाते हुए उस बॉक्स को जमीन पर फेंक दिया और दर्द के मारे उनके दांत पीसने लगे। कसम से ये क्या घटिया चीज बनाई है इन लोगों ने। डिजाइन इंस्टीट्यूट के वो किताबी कीड़े, क्या वो जानते भी हैं कि अर्गोनॉमिक्स होती क्या है। ये कहाँ से स्नाइपर राइफल लग रही है, ये तो सीधा सीधा हथौड़ा है। मैं हॉल में जांग दाजुन अंकल को उनकी रिहैब ट्रेनिंग में मदद कर रहा था। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान होकर उनके पास गया। ली पापा आपको क्या हुआ, कंधे में दर्द हो रहा है क्या। मैंने अपने छोटे छोटे हाथ आगे बढ़ाए ताकि मैं लीहू पापा के कंधे की मालिश कर सकूं। ये देखते ही लीहू पापा का गुस्से वाला चेहरा अचानक बदल गया और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अरे वाह, मेरा बेटा सच में मेरी बहुत परवाह करता है। कुछ नहीं हुआ, पापा की स्किन बहुत मोटी और सख्त है। बस आज एक नई गन टेस्ट की थी, उसका रिकॉइल बहुत ज्यादा था जिसने पापा के कंधे पर नीला निशान डाल दिया। तभी अचानक मेरी नजर जमीन पर रखे उस काले बॉक्स पर आकर अटक गई। लीहू पापा ने एक लंबी सांस छोड़ी। हाँ, जनरल आर्मामेंट डिपार्टमेंट ने अभी ये नई हाई प्रिसीजन स्नाइपर प्रोटोटाइप गन भेजी है। इसका निशाना तो ठीक है पर इसका डिजाइन एकदम इंसानों के दुश्मन जैसा है। गन बहुत भारी है और इसका आगे का हिस्सा ज्यादा भारी है। एक गोली चलाओ तो ऐसा लगता है जैसे किसी गधे ने लात मार दी हो। मेरी इतनी तगड़ी बॉडी भी इस झटके को झेल नहीं पा रही। अगर हमारे आर्म फौजी इसको यूज करेंगे तो 10 गोलियां चलाने से पहले ही उनका हाथ बेकार हो जाएगा। ये बोलकर लीहू पापा इतने थके हुए थे कि सोफा पर पीछे लेट गए और 2 मिनट के अंदर ही उनके बादल गरजने जैसे खर्राटे आने लगे। जांग दाजुन अंकल अपनी व्हील चेयर पर बैठे थे। उन्होंने सोते हुए लीहू पापा को देखा और फिर मेरी तरफ देखा जो उस बॉक्स को ध्यान से ताड़ रहा था। एक 10 साल के एक्सपीरियंस स्काउट सोल्जर होने के नाते वो मेरी उन आंखों का मतलब बहुत अच्छी तरह समझते थे। जांग दाजुन अंकल ने अपनी आवाज धीमी की, चंचन वो असली गन है, उसे मत छेड़ना। मैंने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें झपकाई और अपना एकदम शरीफ बच्चों वाला चेहरा बनाकर बोला, अंकल जांग मैं तो बस देखूंगा। ली पापा बोल रहे थे कि ये ठीक से काम नहीं कर रही। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि इसे क्या बीमारी हुई है। और वैसे भी देखो ली पापा कितने मजे से सो रहे हैं। अगर मैं इस गन को ठीक कर दूंगा ना तो उठने के बाद ली पापा बहुत खुश होंगे। जांग दाजुन अंकल ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, और उन्होंने अपने टूल बैग से प्रिसीजन स्क्रू ड्राइवर्स का एक सेट निकालकर मुझे दे दिया। अपने हाथों का ध्यान रखना। मैंने जोश और खुशी के मारे उस काले बॉक्स को खोला। उसके अंदर एक काले रंग की ठंडी चमक वाली स्नाइपर राइफल रखी हुई थी। उसका मोटा सा बैरल, उसके ऊपर लगा हुआ कॉम्प्लेक्स स्कोप, सब कुछ एक डरावनी और खतरनाक वाइब दे रहा था। लेकिन मेरी इन आंखों के आगे ये सिर्फ एक दूसरे में परफेक्टली फिट हुए मेटल के पुर्जों का एक ढेर था। मैंने पूरी ताकत लगाकर उस भारी गन को बाहर खींचा और उसे कारपेट पर रख दिया। पहले मैंने अपने छोटे हाथों से उस गन की बॉडी को छुआ, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फील किया। फिर एकदम एक्सपर्ट मैकेनिक की तरह उसे खोलना शुरू कर दिया। खटक, मैगजीन निकाल दी, बोल्ट को पीछे खींचा, रिकॉइल स्प्रिंग को बाहर निकाला। मैंने उस मोटी रिकॉइल स्प्रिंग को अपने हाथों से दबा कर देखा। ये स्प्रिंग तो बहुत ज्यादा सख्त है और यहाँ पर तो कोई शॉक एब्जॉर्बर पैड भी नहीं है। जब लोहा लोहे से टकराएगा तो दर्द तो होगा ही ना। फिर मैंने गन के पीछे वाले हिस्से को देखा। यहाँ वजन बैलेंस करने के लिए जो वेट रखा है वो तो एक सॉलिड लोहे का ब्लॉक है। ये तो बहुत बेवकूफी वाला डिजाइन है। मेरा छोटा सा दिमाग बहुत तेजी से घूमने लगा और सोचने लगा। तभी मेरी नजर उस रिमोट कंट्रोल ऑफ रोड कार पर पड़ी जो जियांग रुओशुए ने मुझे दी थी, जिसे उसने खराब कर दिया था। और मेरी आंखें अचानक से चमक उठी। मैं भागकर वहां गया
और फटाफट 2 मिनट में उस रिमोट कंट्रोल कार के सस्पेंशन सिस्टम को खोलकर निकाल लिया। उसमें 4 बहुत ही मस्त हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स थे और साथ में कुछ हाई स्ट्रेंथ एलॉय स्प्रिंग्स भी थी। अगले आधे घंटे तक वहां एक ऐसी हैरान कर देने वाली क्रॉस बॉर्डर मॉडिफिकेशन चल रही थी जिसे देखकर किसी का भी दम घुट जाए। मैंने झांग डजुन अंकल के दिए हुए टूल्स का इस्तेमाल करके उस रिमोट कंट्रोल कार के हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स को थोड़ा सा काटा और घिसकर स्मूथ बनाया और एक जादू की तरह मैंने उसे गन के बट स्टॉक के पीछे वाले खाली हिस्से में फिट कर दिया, जिससे वहां एक सिंपल सा हाइड्रोलिक बफर सिस्टम बन गया। फिर मैंने गार्डन से कचरे में पड़ी एक रबर ट्यूब ढूंढी और उसे काटकर एक पैड बनाया और उसे बोल्ट और स्टॉक के टकराने वाली जगह पर फिट कर दिया। एंड में मैंने उस भारी बेकार लोहे के ब्लॉक को निकाल फेंका और उसकी जगह बैलेंस के लिए कुछ खराब बैटरीज लगा दी। हो गया काम। मैंने अपने हाथों पर लगी मिट्टी और ऑयल को झाड़ा। जो स्नाइपर राइफल पहले इतनी डरावनी और खतरनाक लग रही थी, बाहर से तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया था, पर अंदर का पूरा स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल चुका था, खासकर गन के पीछे वाला हिस्सा, जहां अब खिलौने वाली कार के शॉक एब्जॉर्बर स्प्रिंग्स लगे थे। ये देखने में बिल्कुल भी अजीब या गलत नहीं लग रहा था, बल्कि अब ये एक अजीब तरह की एडवांस और कॉम्प्लेक्स मशीन लग रही थी। इस वक्त दीवार के ऊपर जियांग रोशवे चढ़कर बैठी थी और उसने अपनी दूरबीन आंखों पर लगा रखी थी। उसने ये पूरा कांड अपनी आंखों से देखा था। उसकी मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। बाप रे बाप, उसने मेरी टॉय कार को सच्ची की गन में डाल दिया। ये तो एकदम नेक्स्ट लेवल मस्त है। इसे कहते हैं असली टेक्निकल टैलेंट। 1 घंटे बाद लीहू पापा ने एक बहुत बड़ी उबासी ली और अपने हाथ पैर खींचकर आलसी की तरह उठे। उन्होंने अपने कंधे को रगड़ा जो अभी भी थोड़ा दर्द कर रहा था। बिना देखे उनका हाथ आदत के मुताबिक जमीन पर उस बॉक्स की तरफ गया। जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया, बॉक्स खाली था। लीहू पापा के दिल की धड़कन रुक सी गई। उन्होंने झटके से अपनी आंखें खोली और उन्होंने देखा कि कारपेट पर गन के पुर्जे यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं। लाखों रुपए की कीमत वाली वो प्रोटोटाइप गन इस वक्त ऐसे बिखरी हुई थी जैसे उसे किसी ने काट कर फेंक दिया हो। और उनका सबसे प्यारा बेटा उन पार्ट्स के ढेर में बैठा अपने हाथ में स्क्रू ड्राइवर लिए गन का आखिरी स्क्रू टाइट कर रहा था। ये नजारा देखकर लीहू पापा की तो जान ही निकल गई। वो एकदम रॉकेट की तरह सोफा से उछलकर खड़े हो गए। चंचन, हाथ मत लगाना, वो असली गन है, सच्ची मौत का सामान है, कोई आग जलाने वाली लकड़ी नहीं है। 1 सेकंड में उन्हें ठंडे पसीने आ गए। ये गन तो अभी टेस्ट भी नहीं हुई ठीक से। ये प्रोटोटाइप है, अगर टूट गई या वापस जुड़ नहीं पाई तो मैं जनरल आर्ममेंट डिपार्टमेंट को क्या जवाब दूंगा। और सबसे बड़ी बात, अगर उस गन से उसको चोट लग जाती तो। मैंने उनकी चिल्लाने की आवाज सुनी और अपना सिर उठाया। मैंने अभी अभी परफेक्ट जोड़कर तैयार की हुई गन को अपने हाथों में ऊपर उठा लिया। ले पापा, देखो मैंने इसे ठीक कर दिया। ठीक कर दिया? लीहू पापा उस गन को देख रहे थे जो बाहर से एकदम ठीक और जुड़ी हुई लग रही थी। फिर उन्होंने साइड में रखे डस्टबिन को देखा जिसमें उस गन के ओरिजिनल पार्ट्स पड़े हुए थे। तूने गन के क्या क्या पुर्जे निकालकर डस्टबिन में फेंक दिए? मैंने गन आगे बढ़ाकर लीहू पापा को थमा दी। वो पार्ट्स बहुत भारी थे और उनका कोई काम नहीं था। लीहू पापा, आप अब चला कर देखो, अब पक्का आपके कंधे में दर्द नहीं होगा। लीहू पापा ने शक और हैरानी के साथ वो गन अपने हाथों में पकड़ी। जैसे ही गन उनके हाथों में आई, उन्हें कुछ अजीब लगा। पहले ये गन आगे से बहुत भारी लगती थी, जब इसको पकड़ो तो आगे की तरफ झुकी थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा था जैसे वेट बैलेंस पीछे आ गया हो। एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड हो गई थी, यहाँ तक कि अब एक हाथ से ही आसानी से उठाई जा रही थी। लीहू पापा ने शॉक्ड होकर उस गन के पीछे वाले हिस्से में से झांकर देखा। उन्हें वहाँ से एक लाल रंग की स्प्रिंग दिखाई दी। तूने इसमें किया क्या है? मैंने उस लाल रंग की स्प्रिंग की तरफ इशारा किया। मैंने इसमें एक शॉक अब्जॉर्बर लगा दी है। जब गोली आगे भागेगी ना तो गन पीछे की तरफ जोर से टकराएगी। मैंने इसमें एक नरम पैड और एक स्प्रिंग डाल दिया है जो उसके पीछे आने वाले जोर को खा जाएगी। लीहू पापा भले ही एक देसी जोशीले फौजी थे जिन्हें किताबी ज्ञान ज्यादा नहीं था, पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बंदूकों के साथ निकाली थी। ये स्प्रिंग लगाने वाली बात सुनने में भले ही बच्चों के खिलौनों का खेल लग रहा था, पर जब उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और डीपली सोचा, भाई कसम से ये तो फ्लोटिंग रिकॉइल और हाइड्रोलिक बफरिंग टेक्नोलॉजी है। ये तो बाहर की सिर्फ सबसे एडवांस और टॉप लेवल स्नाइपर राइफल्स में ही पाया जाता है डिजाइन। लीहू पापा ने हैरानी और डर के मारे अपना थूक निकला। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं 4 साल का बच्चा नहीं, कोई छोटा सा मॉन्स्टर हूँ। उन्होंने फटाफट आदत के मुताबिक उस गन का बोल्ट पीछे खींचा। खटक, एकदम स्मूथ। ओरिजिनल फैक्ट्री के उस रूखे और अटक अटक कर चलने वाले मैकेनिज्म से अब ये 10 गुना ज्यादा मक्खन की तरह चल रहा था। लीहू पापा की आंखों में एकदम से जोश और आग आ गई। उन्होंने मुझे झके से गोद में उठा लिया। एक हाथ से वो गन पकड़ी और सीधा बाहर की तरफ दौड़ पड़े। चलो सीधा स्पेशल ऑप्स ब्रिगेड चलते हैं, आज इस गन को टेस्ट करेंगे। शाम का वक्त था। फायरिंग रेंज पर अभी भी लगातार गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। थंडर कमांडो टीम के जवान अपनी शूटिंग ट्रेनिंग कर रहे थे। वहाँ सब के सब उस नई गन की बुराई कर रहे थे। ये क्या घटिया गन है, 5 गोली चलाने के बाद मुझे आराम करना पड़ता है, कंधे की तो हड्डियां ही टूटने वाली हैं। हाँ भाई वही तो, निशाना भले ही एकदम तगड़ा है
पर लगातार गोलियां तो चला ही नहीं सकते। इसका रिकॉइल बहुत ज्यादा खतरनाक है। गोली चलाते ही गन का आगे का हिस्सा हवा में उछल जाता है। दूसरी गोली का निशाना लगाना तो लगभग नामुमकिन है। पता नहीं ब्रिगेड कमांडर साहब का क्या हाल होगा। पक्का वो भी अभी गुस्से में गालियां दे रहे होंगे। ठीक उसी वक्त लेहू पापा की एसयूवी एक जबरदस्त ड्रिफ्ट मारते हुए फायरिंग रेंज के पास आकर रुकी। उन्होंने मुझे गोद में उठाया हुआ था। दूसरे हाथ में वो गन पकड़ी और पूरे तूफान की तरह तेजी से गाड़ी से बाहर आए। सबके सब लाइन में लगो। सब जवान लेहू पापा की गोद में मुझे देकर एकदम सुन्न पड़ गए। क्या ये वही बच्चा है जिसे कमांडर ने नया नया अपना बेटा बनाया है? लेकिन कमांडर साहब एक बच्चे को यहाँ फायरिंग रेंज पर क्यों लाए हैं? लेहू पापा ने मुझे पास रखे एक एम्युनिशन के डब्बे पर बिठा दिया और मेरे कानों पर नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स पहना दिए। फिर उन्होंने घूमकर एकदम एटीट्यूड वाली हंसी हंसी। अभी अभी कौन बोल रहा था कि इस गन का झटका बहुत ज्यादा है और कौन रो रहा था कि गन आगे से उछलती है? वो गन की गलती नहीं, तुम लोगों की औकात कम है। अब मेरे निशाने पर ध्यान दो। वो जमीन पर लेटे भी नहीं, सीधा खड़े होकर ही उन्होंने गन अपने कंधे पर सेट कर ली। फिर एक लंबी सांस खींची और 400 मीटर दूर बने उस इंसानी टारगेट पर निशाना लगा लिया। भाम, पहली गोली चली। सब लोगों ने डर के मारे अपने कंधे सिकुड़ लिए। वो सब वेट कर रहे थे कि कमांडर साहब का कंधा झटके से पीछे जाएगा, लेकिन लेहू पापा की बॉडी 1 इंच भी नहीं हिली। गन का आगे का हिस्सा बस हल्का सा कांपा और 1 सेकंड में ही वापस अपनी एग्जैक्ट जगह पर आ गया। अगले ही पल भाम 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 भाम। लेहू पापा ने एक स्नाइपर को सेमी ऑटोमेटिक गन की स्पीड से चला दिया। लगातार 5 गोलियां चली। गन का निशाना एकदम पुराने खिलाड़ी की तरह सॉलिड टिका रहा। आगे का हिस्सा बिल्कुल भी हवा में नहीं उछला। स्कोर बताओ। 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, टोटल 50 पॉइंट्स। सारी गोलियां सीधा माथे के बीचों बीच लगी हैं। पूरे ग्राउंड में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। स्पेशल ऑप्स के जवानों का जबड़ा हैरानी से जमीन पर आ गिरा। क्या ये वही गन है जो अभी कंधे तोड़ रही थी? कमांडर के हाथों में ये किसी टॉय एयर गन की तरह कैसे चल रही है? इसमें तो 0 रिकॉइल दिख रहा है। ये तो कोई लॉजिक की बात ही नहीं है। कमांडो टीम का कैप्टन भागकर आगे आया। उसने आंखें फाड़कर उस गन को देखा। कमांडर सर, क्या आपने गन बदल ली है? ये इतनी ज्यादा स्टेबल कैसे हो सकती है? लेहू पापा ने फुल टशन में गन पर हाथ फेरा। बोलो, है ना स्टेबल? जानना चाहते हो कि ऐसा कैसे हुआ? सभी जवानों की आंखों में आग जैसी चमक आ गई। हाँ सर, बहुत ज्यादा। ये तो किसी भगवान की गन जैसी चल रही है। लेहू पापा ने वो गन सीधा कैप्टन की तरफ उछाल दी। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर एम्युनिशन बॉक्स पर बैठे मुझ पर उंगली की। उनकी गरजती हुई आवाज गूंजी। सबके सब अपने कान खोल कर सुन लो। ये गन मेरे बेटे ने मॉडिफाई की है। अभी कुछ देर पहले ही इसने घर पर बैठे बैठे सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर और एक टॉय कार के स्प्रिंग का यूज करके आधे घंटे के अंदर इसे ठीक किया है। वहाँ खड़े सैकड़ों जवानों की नजरें अचानक घूमकर सीधा मुझ पर आकर रुकी। क्या टॉय कार का स्प्रिंग? उससे एक मिलिट्री स्नाइपर राइफल को मॉडिफाई कर दिया? नहीं, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। कैप्टन की आंखों में साफ डिसबिलीफ था। लेहू पापा ने एक अकड़ वाली सांस छोड़ी। इसके पिछले हिस्से को खोल कर दिखाए इन्हें। कैप्टन ने कांपते हाथों से धीरे धीरे गन का पिछला हिस्सा खोला और जैसे ही वहाँ छुपे उस लाल रंग के साफ साफ दिखने वाले रिमोट कंट्रोल कार के शॉक एब्जॉर्बर स्प्रिंग पर उनकी नजर पड़ी, वहाँ एकदम चुप छा गई। एक ऐसी फीलिंग जिसमें उनका पूरा दिमाग हार चुका था। शर्म और इज्जत की वो फीलिंग उनके दिल में अचानक से जाग उठी। कैप्टन इतना एक्साइटेड था कि उसके हाथ कांप रहे थे। वो उस गन को पकड़े दौड़कर ठीक मेरे सामने आ गया। छोटे उस्ताद, क्या आप दूसरी गन्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं? मेरी एसएमजी की स्पीड बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी गोलियां फंस जाती हैं और मेरी हैवी मशीन गन तो बहुत ही ज्यादा भारी है। क्या आप उसका थोड़ा वजन कम कर सकते हैं? एक ही सेकंड में मैं उन तगड़े और लंबे चौड़े फौजियों के बीच में घिर गया। वो सब मुझे इस तरह देख रहे थे जैसे मैं कोई स्वर्ग से आया हुआ भगवान हूँ। मैं उन अंकल लोगों की इतनी तगड़ी डिमांड और जोश से डर गया था। मैंने डरकर अपने आप को लेहू पापा की पीठ के पीछे छुपा लिया। पर जब मेरी नजर उन तेल से चमचमाती मस्त गन्स पर पड़ी तो मेरे अंदर का वो मैकेनिक वाला कीड़ा फिर से जाग उठा। मैंने उस कैप्टन की टाइप 95 असॉल्ट राइफल की तरफ इशारा किया। वो उस गन का जो गोली का खोल निकलने वाला रास्ता है वो थोड़ा छोटा है। अगर आप इसे फुल ऑटो पर चलाओगे तो एम्प्टी शेल्स आपस में टकराकर फंस जाएंगे। अगर आप एक रेती से उसके किनारे को बस 2 मिलीमीटर घिस दोगे तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कैप्टन ने दूसरी बार नहीं सोचा, तुरंत अपनी पॉकेट से एक रेती निकाली और उस हिस्से को घिसने लगा। घिसने के बाद जब उसने टेस्ट फायर किया तो पूरी की पूरी मैगजीन एक झटके में फायर हो गई, एकदम मक्खन की तरह स्मूथ। जादू है, ये तो सच में जादू है। पूरा फायरिंग रेंज खुशी और जोश से फट पड़ा। लेहू पापा एक साइड खड़े थे। अपने बेटे को इस तरह सबके दिलों का राजा बनते देकर उनकी हंसी इतनी चौड़ी हो गई
कि लग रहा था कान तक चली जाएगी। देखा तुम सबने, ये है मेरा बेटा। अब कोई गलती से भी ये मत कहना कि स्पेशल ऑप्स वाले सिर्फ अपनी बॉडी का जोर लगाते हैं, दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि अब हमारे पास अपना एक चीफ इंजीनियर है, मेरा 4 साल का चीफ इंजीनियर। अगला दिन आ गया। आज रेड स्टार किंडरगार्टन में साल में एक बार होने वाला लिटिल इन्वेंटर हैंडक्राफ्ट कंपटीशन था। ये एक ऐसा दिन था जिसके नाम से पूरे बीजिंग के पेरेंट्स डर के मारे कांपते थे, क्योंकि पब्लिक को दिखाने के लिए ये बच्चों का क्राफ्ट कंपटीशन था, पर असलियत में ये माँ बाप की जेब और उनकी पहुंच का कंपटीशन था। घर के ड्राइंग रूम में मैं अपना छोटा सा स्कूल बैग पहने सेंटर टेबल के ठीक पास रखे डस्टबिन के आगे बैठा था और मैं लगातार उसमें कुछ ढूंढ रहा था। महंगा सिल्क नाइट सूट पहने नीचे पानी लेने आए ये किंग झू पापा ये देखकर एकदम चौंक गए। बेटा, कचरा क्यों छान रहा है? क्या भूख लगी है तुझे? ये पापा, अभी तेरे लिए ब्रेकफास्ट में ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर मंगवाते हैं। मैंने अपना सिर उठाया। मेरे इस मासूम से चेहरे पर धूल का एक निशान लग गया था। नहीं पापा, मैंने अपनी मुट्ठी खोलकर उन्हें दिखाई। उसमें थे 2 छोटे छोटे माइक्रो हॉलो कप मोटर्स जो मैंने एक पुराने इलेक्ट्रिक टूथब्रश से निकाले थे, और ले हूँ पापा की फेंकी हुई कुछ बेकार हाई पावर बैटरीज, थोड़ी सी कॉपर वायर जो मैंने शैन यांझू पापा के टूटे हुए बग से निकाली थी, और आखिर में कुछ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की शीट्स जो पता नहीं मैंने कहां से काटकर जमा की थी। ये देखकर ये किंग जो पापा का चेहरा ही सिकुड़ गया। तू ये कचरा लेकर कंपटीशन में जाएगा? चिंचन, एक काम करते हैं, पापा फैक्ट्री वालों को बोलते हैं वो रातों रात तेरे लिए सीएनसी मशीन से एक मस्त ट्रांसफॉर्मर बना देंगे, या फिर तेरे तीसरे अंकल से कहकर एक मस्त टैंक का मॉडल मंगवा लूं। मैंने जोर से अपना सर ना में हिलाया, मुझे नहीं चाहिए, और फिर उन टूटे फूटे कचरे वाले पुर्जों को एकदम प्यार से अपनी ओवरऑल्स पैंट्स की बड़ी सी पॉकेट में डाल लिया। टीचर ने कहा था कि अपने हाथ से बनाकर लाना है, बाजार से खरीदा हुआ नाटक वहाँ नहीं चलेगा। और वैसे भी मैंने अपनी उस भरी हुई पॉकेट को थपथपाया। मेरे होठों पर एकदम फुल कॉन्फिडेंस वाली मुस्कान थी। ये कचरा नहीं है, ये बस सोते हुए पार्ट्स हैं। अगर मैं इन्हें अच्छे से जोड़ दूं तो ये उड़ भी सकते हैं। ये किंग झू पापा ने जब मेरी ऐसी सीरियस और क्यूट शक्ल देखी तो उन्होंने पैसे के पावर से चीटिंग करने का अपना प्लान कैंसिल कर दिया। ठीक है, जैसा तू ठीक समझे। वैसे भी ये किंडरगार्टन के बच्चों का खेल ही तो है। मेरा बेटा अगर वहाँ मिट्टी का गोला भी लेकर जाएगा ना, तब भी वही फर्स्ट आएगा। क्लासरूम में आज काफी ज्यादा शोर शराबा और एनर्जी थी। किसी भी माँ बाप को अंदर आने की इजाजत नहीं थी, पर इससे बच्चों के अपने मॉडल्स को शो ऑफ करने में कोई कमी नहीं आई। स्टेज पर ली जिक्सुआन एकदम अकड़ के साथ अपना कंपटीशन वाला मॉडल सबको दिखा रहा था। वो लगभग आधा मीटर लंबा स्मार्ट रोबोट था, जिसे देखकर ही साफ पता चल रहा था कि किसी महंगे मॉल से हजारों रुपए में लाया गया है। यहाँ तक कि उस पर लगी प्लास्टिक पैकिंग भी ठीक से नहीं निकाली गई थी। आसपास खड़े बाकी बच्चों ने उसे देखकर एकदम हैरानी वाली आवाजें निकाली। वाह, कितना मस्त है मोटू, क्या तेरा ये रोबोट अपनी शेप बदल सकता है? ली जियाओ पांग ने पूरे एटीट्यूड में अपना सिर उठाया और अपने रिमोट का एक बटन दबाया। मैं मेगाट्रॉन हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ। रोबोट ने एक चुभने वाली इलेक्ट्रिक आवाज निकाली और अटक अटक कर आगे 2 कदम चला। क्लास इंचार्ज टीचर सुन एक साइड खड़ी थी। उनकी फेक और चापलूसी वाली मुस्कान ऐसी थी जैसे अभी उनके चेहरे का मेकअप गिर जाएगा। अरे वाह, जिक्सुआन तो बहुत ही होशियार है। इसका मॉडल तो एकदम हाईटेक फीलिंग दे रहा है। पक्का यही फर्स्ट आएगा। उन्हें अंदर ही अंदर अच्छे से पता था कि ली जियाओ पांग के दादाजी एजुकेशन ब्यूरो में बड़े अफसर थे, इसलिए यहाँ थोड़ा मक्खन लगाना तो बनता ही था। जियांग रुओक्सु कोने में बैठी थी। उसने नफरत से अपना मुंह बनाया। पैसे से खरीद कर लाने में कौन सा बड़ा तीर मार लिया। उसके टेबल पर एक लेगो से बना हुआ हेलीकॉप्टर रखा था। भले ही वो भी मार्केट से खरीदा हुआ था, पर कम से कम उसने उसे पूरी रात जाकर खुद मेहनत से जोड़ा था। उसने अपना सिर घुमाया और पिछली लाइन में बैठे हुए मुझ पर नजर डाली और मुझसे पूछने लगी, तू क्या कर रहा है? क्या तू भी रोबोट बना रहा है? मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मेरे हाथों में पकड़ा हुआ वो छोटा सा प्लायर एकदम तेजी से चल रहा था। मैं उससे एक बहुत ही पतली कार्बन फाइबर रॉड को मोड़ रहा था। मैं रोबोट नहीं बना रहा, मैं एक ड्रैगन फ्लाई बनाऊंगा। जियांग रुओक्सु 1 सेकंड के लिए सुन्न पड़ गई। ड्रैगन फ्लाई कैसे बनती है भला? क्या तू उसे क्ले से बनाएगा? मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मेरे हाथों का मैकेनिकल काम बिल्कुल नहीं रुका। मैंने उन 2 ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल किया और उन्हें काटकर 4 एकदम पतले और हल्के पंख बना दिए। ये नेचर की मूवमेंट की नकल करने वाली बायोनिक साइंस का एक मास्टरपीस था। फिर मैंने उन हॉलो कप मोटर्स को उस कार्बन फाइबर के बने फ्रेम पर फिट कर दिया और उस कॉपर वायर को ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी से उस पर लपेटा कि एक सॉलिड लिंकेज तैयार हो जाए। ये एक रैंक लिंक मैकेनिज्म बन गया था, जिसके चलते मोटर का गोल गोल घूमना सीधा उन प्लास्टिक के पंखों को तेजी से ऊपर नीचे फड़फड़ाने में कन्वर्ट कर देता। और बिल्कुल एंड में मैंने उस छोटी सी बैटरी को वजन बैलेंस करने के लिए यूज किया और उस मैकेनिकल ड्रैगन फ्लाई के पेट पर चिपका दिया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम मिलीमीटर टू मिलीमीटर परफेक्ट एडजस्ट किया था। हो गया। मैंने अपना प्लायर साइड में रखा और अपने माथे का पसीना पोंछा। नेक्स्ट, ये चैन। जब टीचर सन ने मेरा नाम पुकारा तो उनकी आवाज में साफ साफ मजाक और नफरत छलक रही थी।
चलो बच्चों, सब देखो, ये चैन हम सबके लिए कौन सा कचरा उठाकर लाया है। पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। देखो तो, इसके हाथ में जो है वो कचरा ही तो है। उनकी इन हंसी और मजाक पर भी मेरा छोटा सा चेहरा एकदम शांत था। मैं अपने हाथ में वो नई नई बनाई हुई मैकेनिकल ड्रैगन फ्लाई लेकर आगे स्टेज पर गया। वहां जाकर मैंने उस मैकेनिकल ड्रैगन फ्लाई को टेबल पर रखा और एकदम ध्यान से उनकी गलती ठीक की। ये कचरा नहीं, ये एक बायोनिक माइक्रो ऑर्थोपेट है। टीचर सन ने आंखें घुमा दी। पंख क्या, बस करो, अपनी तरफ से कहानियां मत बनाओ, जल्दी से नीचे जाओ और सबका टाइम वेस्ट मत करो। उन्हें तो मेरी बनाई हुई चीज को ठीक से देखने में भी आलस आ रहा था और उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया ताकि वो उसको मेरे हाथ से छीन ले। ठीक उसी वक्त मैंने अपने छोटे से हाथ से उस पर लगे उस आम से स्विच को दबा दिया। अचानक से एक बहुत हल्की पर बहुत ही तेज और लगातार आवाज आई और देखते ही देखते सबकी निगाहों के आगे वो प्लास्टिक के पतले पतले पंख जो इतने कमजोर लग रहे थे वो अचानक धुंधले पड़ गए। पंखों की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ उनका साया दिख रहा था। ये किसी हेलीकॉप्टर की तरह सीधा ऊपर नहीं उड़ा, बल्कि किसी असली ड्रैगन फ्लाई की तरह हवा में एक जगह पर रुका, थोड़ा इधर उधर हिला और फिर किसी मास्टर की तरह एकदम मस्त कट मारकर क्लास की छत की तरफ उड़ने लगा। कसम से जियांग रियुक्स्यू अपनी जगह पर कुर्सी पर खड़ी हो गई। उसके मुंह से डायरेक्ट गाली निकल आई। उड़ गई, वो सच में उड़ रही है। पूरी क्लास में अचानक से हल्ला मच गया। सारे बच्चे अपना सिर उठाकर बड़े बड़े मुंह खोले उस छोटे से मैकेनिकल कीड़े को घूर रहे थे जो छत के नीचे गोल गोल घूम रहा था। वाह, कितना मस्त है, ये तो एकदम असली लग रहा है। ये तो ली शाओपांग के रोबोट से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। टीचर सन के होश उड़ गए थे। वो उस व्रुम करती हुई मैकेनिकल मशीन को घूर रही थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये सच में एक 4 साल का बच्चा कचरे से बना सकता है? क्या ये किसी एंगल से लॉजिक वाली बात लगती है? मैं स्टेज पर खड़ा था। मेरे हाथ में एक सिंपल सा इंफ्रारेड रिमोट था जिससे मैं अपना पूरा फोकस लगाकर उसे उड़ाने की कोशिश कर रहा था। रिमोट के बटन्स बहुत अच्छे नहीं थे, पर थोड़ी कोशिश से मैं उसे थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पा रहा था। पर हमेशा की तरह अचानक एक ऐसी टेंशन आ गई जो मैंने सोची भी नहीं थी, क्योंकि मैंने पुरानी बैटरियां यूज की थी। उनकी पावर ठीक से नहीं आ रही थी। जैसे ही ड्रैगन फ्लाई तीसरा राउंड मारने वाली थी, वो अचानक से थोड़ा हिली और उसकी आधी ताकत खत्म हो गई। अरे नहीं, मैंने जोर से आवाज निकाली। बैटरी खत्म हो गई। बिना पावर के वो मैकेनिकल ड्रैगन फ्लाई हिलते डुलते हुए नीचे गिरने लगी और उसके गिरने का निशाना ठीक हवा में मुंह खोले हैरान हुई खड़ी टीचर सन की तरफ था। वो मैकेनिकल ड्रैगन फ्लाई किसी परफेक्ट निशाने की तरह सीधा जाकर टीचर सन के छोटे से जोड़े पर जाकर रखी। उसकी मशीनरी अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। वो एकदम किसी ऑटोमेटिक कांटे की तरह काम कर रही थी। एक ही झटके में उसने टीचर सन के नकली बालों के विक को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। टीचर सन डर के मारे जोर से चिल्लाई और उन्होंने अपना हाथ झटके से अपने सिर पर मारा। इस झटके में उस मैकेनिकल ड्रैगन फ्लाई को नीचे तो गिरा लिया, पर उसके साथ साथ उनकी नकली बालों की विग भी गिर गई। एकदम शांत क्लास में जहां 30 बच्चे और बाहर खड़े माँ बाप सब देख रहे थे, टीचर सन के वो घने बाल जो कुछ सेकंड पहले थे अचानक गायब हो गए थे और उसकी जगह एक चिकना गंजा सिर निकल आया जिसमें बस गिनती के पतले पतले बाल लगे थे। वक्त जैसे वही थम गया था, लेकिन 1 सेकंड के बाद ही पूरी क्लास में बॉम्ब की तरह बच्चों के हंसने की आवाज फट पड़ी। ली शाओपैन तो इतना हंसा कि कुर्सी से जमीन पर ही गिर गया। टीचर गंजी है, टीचर गंजी है। जियांग रियुक्स्यू हंसते हंसते अपनी टेबल पीटने लगी। भाई साहब, कितना खतरनाक है तू। क्या इसी को लोग स्पेशल स्नाइपर अटैक बोलते हैं? टीचर सन के हाथों में उनकी विग और वो अभी भी आवाज करती हुई ड्रैगन फ्लाई थी। वो तो जैसे पत्थर की बन गई थी। उनका चेहरा पहले सफेद हुआ, फिर लाल हुआ और गुस्से से जैसे सूज गया और फिर एक भयानक चिल्लाने की आवाज आई जिसने पूरे स्कूल को हिला दिया। ये चेन! आधे घंटे बाद प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल वांग ये नजारा देखकर सोच रही थी कि उसके सिर में दर्द चालू हो गया है। टीचर सन ने अपना विग वापस पहन लिया था और आंसू बहाते हुए रो रही थी। प्रिंसिपल जी, आपको मेरी साइड लेनी होगी। इस लड़के ने ये जानबूझकर किया है। इसने अपनी उस अजीब सी मशीन से मेरे ऊपर अटैक किया। ये एक टीचर की इज्जत पर अटैक है। सोफा के उस तरफ मेरी नजर टेबल पर रखी उस मैकेनिकल ड्रैगन फ्लाई पर थी जो अब पूरी तरह डेड हो चुकी थी और मेरे साइड में अभी अभी पहुंचे श्याओ युआन पापा बैठे थे। वो असल में अपनी स्ट्रेटेजी मीटिंग ले रहे थे। प्रिंसिपल की कॉल आई कि बेटे ने कोई पंगा किया है, तो मीटिंग वही छोड़कर भागकर आए थे। उन्हें लगा था कोई बहुत बड़ी बात हो गई, पर जब अंदर आकर देखा कि बेटा ठीक है और सिर्फ टीचर के बाल गिरने का रोना चल रहा है, तो वो शांत थे। उन्होंने टेबल पर रखी उस सिंपल सी उड़ने वाली मशीन को देखा और फिर मेरे उन ऑयल से काले हुए छोटे हाथों को देखा। श्याओ युआन पापा ने नाटक करते हुए एकदम सख्त बाप की तरह शक्ल बनाई। चेंचे, ये तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया। ये सुनते ही टीचर सन को जैसे जोश आ गया। हाँ वही तो मिस्टर श्याओ, देखो इसने क्या। लेकिन बात पलट गई। श्याओ युआन पापा ने उस मैकेनिकल ड्रैगन फ्लाई को हाथ में उठाया और ऐसी आवाज निकाल कर बोले जैसे वो इस तबाही से नाराज नहीं
बल्कि उसे और अच्छा देखना चाहते थे। तूने इसमें ये घटिया बैटरियां क्यों लगाई? पापा ने तुझे स्पेशल ऑप्स वाली हाई पावर लिथियम बैटरी दी थी ना, उसे क्यों नहीं लगाया? अगर तू उसको लगाता तो उसमें इतनी स्पीड होती कि ये मशीन कब का खिड़की से बाहर उड़कर चली जाती। फिर ये किसी चिड़चिड़ी टीचर को परेशान करने के लिए उसके सिर पर क्यों गिरती? ये तेरी छोटी सी टेक्निकल मिसकैलकुलेशन थी। घर जाकर इसके डिजाइन के इम्प्रूवमेंट की 3000 शब्दों की रिपोर्ट तैयार करना। फिर श्याओ युआन पापा ने अचानक घूमकर टीचर सन की तरफ ऐसी ठंडी नजरों से घूरा कि वो डर गई। और तू एक टीचर होने के नाते जब किसी बच्चे की बनाई हुई जबरदस्त नई टेक्नोलॉजी गलती से तेरे सिर पर गिरती है तो तेरा सबसे पहला रिएक्शन उसकी काबिलियत को सलाम करने की बजाय ये होता है कि तुझे सजा देनी है क्योंकि तेरी ईगो हर्ट हो गई। उन्होंने उस पंखों वाली मशीन की तरफ इशारा किया। तुझे पता भी है कि ये क्या चीज है? ये बायोनिक ड्रोन का पहला स्टेप है। मिलिट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ये चीजें एज अ प्रॉपर प्रोजेक्ट पास होती हैं। मेरा बेटा 4 साल का है और उसने ये खुद बनाया है। तुमने उसको शाबाशी क्या देनी थी? तुम मेरी औकात वाले बेटे को चिल्ला रही हो। तुम्हें क्या लगता है श्याओ युआन का बेटा इतना हल्का है कि तुम उसे बिना बात परेशान करोगी? टीचर सन का डर से झटका लगा और उनका विग एक बार फिर से घिरते हुए बचा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बस बहुत हुआ। श्याओ युआन पापा का मूड अब उस टीचर से और बकवास सुनने का नहीं था। उन्होंने टेबल से वो मैकेनिकल ड्रैगन फ्लाई उठाई। ये बकवास स्कूल मुझे नहीं लगता मेरे बेटे के लेवल का है। इस टीचर का स्टैंडर्ड इतना बेकार है कि ये मेरे बेटे को क्या पढ़ाएगी। प्रिंसिपल वोंग, कल सुबह मुझे एक नए टीचर्स की पूरी डिटेल रिपोर्ट चाहिए, वरना उन्होंने ऊपर लगे सीलिंग फैन की तरफ उंगली की। मैं तुम्हारे इस ऑफिस को सच में उड़ा कर रख दूंगा। ये कहते ही श्याओ युआन पापा ने मुझे गोद में उठाया और पीछे मुड़कर वहां से रफू चक्कर हो गए। वहां पीछे प्रिंसिपल वांग उस टीचर के ऊपर पागल हो रही थी। निकल जाओ स्कूल से, तुम फायर्ड हो। किंडरगार्टन के गेट पर जैसे ही श्याओ युआन पापा मुझे गाड़ी में बैठाने वाले थे तभी वहां दौड़ती हाफती हुई जियांग रुओशुए पहुंचे। चंचन भैया रुको जरा। मैं हैरानी से देख रहा था जब उसने अपने हाथों में पकड़ी एक मोटी चमचमाती हुई काले रंग की असरदार सैंडलवुड की छड़ी आगे बढ़ाई। ये किस लिए है? जियांग रुओशुए ने पूरी सीरियसली उस स्टिक को मेरे हाथों में थमा दिया। भाई ये मेरे दादाजी की सबसे पसंदीदा छड़ी है। कहते हैं ये मिंग डायनेस्टी की है। एकदम लाइट वेट और फुल ऑन मजबूत। भाई तूने अंदर क्या बोला था? उसकी फ्रेम सॉफ्ट है ना, तो इसे पकड़ और इससे नई फ्रेम बना। मैं देखना चाहती हूँ इस बार ये कितनी ऊपर तक उड़ के दिखाएगी। मैंने इस करोड़ों की एंटीक छड़ी को देखा और फिर जियांग रुओशुए की उस शक्ल को जो फुल जोश में आई हुई थी। मैंने ठीक है बोलकर अपनी जेब से अपना मल्टीपर्पज टूल निकाला। कचाक मैंने उस स्टिक के बॉटम से, जहां कोई नहीं देखता, एक छोटा सा टुकड़ा नोच लिया। उसे सूंघा। इसकी डेंसिटी सच में गजब की है। प्रोपेलर बनाने के लिए तो नंबर 1 है। जियांग रुओशुए का हीरो वाला एटीट्यूड पूरे आसमान पर था। तो लो, मैं ये आपको गिफ्ट में देती हूँ। आज के बाद इस पूरे क्वार्टर का डॉन तू ही है। अगर कोई तेरे आगे टांग अड़ाएगा तो मैं इस खौफनाक कुत्ते को छोड़ूंगी उस पे। मेरा मतलब है मैं तेरी खुद मदद करूंगी उससे ठीक करने में। श्याओ युआन पापा इस पूरे नाटक को देखकर अपने चेहरे को कंट्रोल कर रहे थे, पर उनका मुंह सिकुड़ रहा था। अगर बुढ़े जियांग को पता चल गया कि उसकी पोती ने उसकी सदियों पुरानी एंटीक स्टिक एक मैकेनिकल बर्ड के लिए चुरा ली है तो जियांग फैमिली के क्वार्टर में आज रात फुल रोना पीटना मच जाएगा। मैंने उस स्टिक को प्यार से गले लगाया और कार में बैठ गया। मेरा चेहरा खुशी से ग्लो कर रहा था। फिर मैंने श्याओ युआन पापा की तरफ देखा। पापा, जियांग रुओशुए में भले ही थोड़ी अकल की कमी हो, उसे तो ब्लॉक्स भी नहीं जोड़ने आते थे, पर दिल की अच्छी है। क्या मैं उसे ये वाली कैटापल्ट बनाना सिखा सकता हूँ जो आगे जाके ब्लास्ट होती है? श्याओ युआन पापा के हाथों ने घबराकर स्टीयरिंग ऐसे मोड़ मारी कि गाड़ी घूमने वाली थी। बेटा, कैटापल्ट तक ठीक है, पर वो ब्लास्ट वाली बात रहने दे यार। अपना दिमाग कुछ शांति वाले कामों में लगा, जैसे कि उस लेई पापा की घटिया टैंक में एसी फिट करना। और जैसा कि सोचा था, उस रात जियांग फैमिली के घर में बुढ़े जियांग वैगुओ अपनी छड़ी पूरे घर में पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। अरे मेरी वो एंटीक रेड सैंडलवुड की स्टिक कहाँ गई? और दूसरे कमरे में बेचारी जियांग रुओशुए अपने कंबल में घुसकर थर थर कांप रही थी। उसके हाथ में वो मेरी तरफ से मिला मैकेनिकल ड्रैगन फ्लाई जिसकी एक विंग टूट गई थी था, जैसे वही उसकी आखिरी आशा हो। दादाजी प्लीज ना, साइंस और देश की सिक्योरिटी के लिए थोड़ा अपना बलिदान तो दे ही सकते हो ना। अगली सुबह जियांग फैमिली की बिल्डिंग नंबर 2 से सुबह सुबह ही चीखने चिल्लाने की आवाज पूरे क्वार्टर में फैल गई। वही इस वक्त हमारी बिल्डिंग नंबर 1 के स्टडी रूम में बेवकूफों की फौज भरी है मेरे पास। नल्ले साले, थप। शैन यानझो पापा ने टॉप सीक्रेट स्टैंप लगाया हुआ फाइल टेबल पर पटक दिया। हमेशा कूल, मिस्टीरियस और शांति दिखाने वाले उस चेहरे पे आज टेंशन और खून उबाल पर था। उसके ठीक सामने काले सूट पहने हुए 2 लोग खड़े थे। ये मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो के
टॉप लेवल टेक्निकल ऑफिसर्स थे और उनके चेहरे एकदम सीरियस थे। दोनों अपना सिर झुकाए हुए थे और डर के मारे उनकी सांस तक नहीं निकल रही थी। शेन यानजो पापा ने टेबल के ठीक बीच में रखे एक मैच बॉक्स के साइज के काले बॉक्स की तरफ इशारा किया। उनकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी और चुभने वाली थी। ये है तुम्हारा पिछले 6 महीने का नया इन्वेंशन जिसका कोड नेम सिकेडा विंग रखा है तुमने? मुझे तो ये किसी ईद जैसा लग रहा है। इतनी बड़ी चीज तुम चाहते हो कि मैं इसे उस पार्टी में ले जाऊं? मेरा टारगेट सिल्वर फॉक्स है। वो एक टॉप क्लास कॉर्पोरेट स्पाई है जिसे CIA भी ढूंढ रही है। उसकी सिक्योरिटी चेकिंग किसी एयरपोर्ट से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। क्या तुम चाहते हो कि मैं इस डब्बे को निगल कर अंदर ले जाऊं? टेक्निकल ऑफिसर ने अपना पसीना पोंछा और रोने वाली शक्ल बनाकर सफाई देने लगा। डायरेक्टर सर, ये हमारी आखिरी लिमिट है। हमारी कंट्री की IC टेक्नोलॉजी अभी वेस्ट से 10 साल पीछे है। अगर हमें 200 मीटर की रेंज और HD साउंड क्वालिटी चाहिए तो बैटरी और सिग्नल ट्रांसमीटर इतना बड़ा तो रखना ही पड़ेगा। इसे और छोटा करना नामुमकिन है। शेन यानजो पापा ने एक लंबी सांस ली और अपने दर्द करते हुए माथे को मसलने लगे। कल रात का ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। टारगेट के पास हमारे देश की एक चुराई हुई टॉप सीक्रेट फाइल थी जिसमें नए मिसाइल फ्यूल का फॉर्मूला लिखा था। शेन यानजो पापा को उस पार्टी में टारगेट के पास जाना था और बायर के साथ उसकी डील की रिकॉर्डिंग करनी थी और फिर उसे वही रंडे हाथों पकड़ना था। अगर ये प्लान फेल हुआ तो सीक्रेट लीक हो जाएगा और उसके बाद जो तबाही होगी वो सोचकर ही रूह कांप जाए। लेकिन ये बग बहुत बड़ा था और आसानी से दिख सकता था। जैसे ही वो मेटल डिटेक्टर से गुजरेंगे या टारगेट के बॉडीगार्ड्स उनकी चेकिंग करेंगे तो उनका भंडा फूट जाएगा। शेन यानजो पापा ने गुस्से में दांत पीसे। कोई और तरीका निकालो, इसका कवर निकाल दो और इसमें से सारे फालतू फीचर्स हटा दो। मुझे सिर्फ रिकॉर्डिंग और ट्रांसमिशन चाहिए। डायरेक्टर सर, हम इसको खोल नहीं सकते। ये पूरा एक ही बार में पैक किया गया है। अगर एक बार खोला तो ये कचरा बन जाएगा। जब स्टडी रूम की टेंशन किसी बॉम्ब की तरह फटने ही वाली थी, नॉक नॉक नॉक, किसी ने हल्के से दरवाजा खटखटाया। कौन है? शेन यानजो पापा की आंखों में मौत वाली चमक आ गई और उनका हाथ खुद ब खुद उनकी कमर पर लगी गन की तरफ चला गया। दरवाजे के बाहर से मेरी प्यारी और मासूम सी आवाज आई, शेन पापा, मैं हूँ। जांग अंकल ने मुझे आपके लिए दूध देने भेजा है। उन्होंने कहा कि आप बहुत गुस्से में हो और मीठा पीने से आपका मूड ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही शेन यानजो पापा की आंखों का वो खौफनाक गुस्सा 1 सेकंड में पिघल गया। उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपने चेहरे को ठीक किया ताकि वो किसी पागल कातिल की तरह न दिखें और एक नॉर्मल पापा लग सकूं। अंदर आजा बेटा। मैंने दरवाजा खोला और अपने हाथों में एक गर्म दूध का ग्लास पकड़े अंदर आ गया। शेन पापा, दूध पी लो। मैंने वो ग्लास उन टॉप सीक्रेट फाइल से भरी टेबल पर रख दिया। ये नजारा देखकर उन दोनों टेक्निकल ऑफिसर्स की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या ये वही बच्चा है जो बिल्डिंग नंबर 1 में रहता है? डायरेक्टर ने उसे इस रूम में आने दिया जहाँ एक मक्खी भी बिना परमिशन नहीं आ सकती थी। शेन यानजो पापा ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और दूध का ग्लास उठाकर एक घूंट पिया। उनके माथे पर जो गुस्से की लकीरें थी वो थोड़ी कम हुई। चेन चेन, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? मैंने अपनी पॉकेट से झांकते हुए एक टूल के हैंडल की तरफ इशारा किया। मैं जांग अंकल के दिए नए सोल्डरिंग आयरन को समझ रहा था। फिर मैंने हैरानी से टेबल पर रखे उस काले बॉक्स को देखा। पापा, ये क्या है? क्या ये कोई नया रिमोट कंट्रोल है? ये शेन यानजो पापा थोड़ा हिचकिचाए पर आखिर में उन्होंने सच बता ही दिया। ये एक ऐसा कान है जो बुरे लोगों की बातें सुन सकती है, पर ये बहुत मोटा है और पापा इसे अपने साथ बाहर नहीं ले जा सकते। बुरे लोगों की बातें सुनता है? मेरी आंखें चमक उठी। मैंने अपने छोटे से हाथ आगे बढ़ाए और उस सिकाडा विंग नाम के बग को उठा लिया। मैंने उसे अपने हाथ में उछालकर उसका वजन चेक किया। ये तो बहुत भारी है। इसमें तो बहुत सारा फालतू का कचरा भरा हुआ है। साइड में खड़ा वो टेक्निकल ऑफिसर अपने आप को रोक नहीं पाया। अरे बेटा, ये हाईटेक डिवाइस है। इसके अंदर बहुत ही कीमती और प्रिसीजन वाले पार्ट्स लगे हैं। इसमें से एक भी चीज फालतू नहीं है। मैंने उसकी बात पर घंटा ध्यान नहीं दिया। मैंने अपनी पॉकेट से वो छोटी सी मल्टीपर्पज स्क्रू ड्राइवर निकाली और एकदम प्रो मैकेनिक की तरह उसके कवर के छुपे हुए लॉक्स को ढूंढ लिया। उस टेक्निकल ऑफिसर की डरी हुई आंखों के सामने वो लाखों रुपए का महंगा टॉप सीक्रेट मिलिट्री इक्विपमेंट सिर्फ 3 सेकंड में मैं उसको खोलकर अलग कर चुका था। अरे अरे, उसे मत छेड़ो, वो बहुत महंगा है। उस टेक्निकल ऑफिसर ने आगे बढ़कर मुझे रोकना चाहा, लेकिन शेन यानजो पापा ने अपना हाथ उठाया और अपने ऑफिसर को वही रोक दिया। उन्होंने मेरे एकदम फोकस्ड और सीरियस चेहरे को देखा और उनके दिल में अचानक एक आइडिया आया। पिछले कुछ दिनों में इसने वॉशिंग मशीन ठीक की थी और टैंक में जो जादू दिखाया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि? शेन यानजो पापा ने धीरे से पूछा। चेन चेन, क्या तुम इस हरे रंग के बोर्ड को समझ सकते हो? मैंने उस हरे रंग के पीसीबी बोर्ड को देखा जिस पर दुनिया भर की लाइंस और पुर्जे थे। मैंने अपना छोटा सा माथा सिकुड़ लिया, जैसे मैं किसी गधे बच्चे का बेकार होमवर्क देख रहा हूँ। मैंने सर्किट बोर्ड की एक जगह पर उंगली रखी। पापा, जिस अंकल ने ये ड्राइंग बनाई है वो कितने बेवकूफ है ना। यहाँ सिग्नल बड़ा करने का रास्ता बहुत लंबा और घुमा कर बनाया है, बिल्कुल किसी मेज की तरह। इसमें बिजली वाले बाबू को भागने में बहुत थकान होती होगी
और इसलिए वो गर्म हो जाता है और सारी बैटरी खा जाता है। और यहाँ पर जो ये मोटा सा फूला हुआ पुर्जा है ना, ये फालतू आवाजों को रोकने के लिए है। पर अगर हम लाइंस को थोड़ा छोटा कर दें तो वो फालतू आवाजें आएंगी ही नहीं। तो फिर इतना मोटा पुर्जा लगाने की क्या जरूरत थी? दोनों टेक्निकल ऑफिसर्स ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। ये छोटा बच्चा उनके एडवांस सर्किट डिजाइन की गलतियां निकाल रहा था। भले ही उसके शब्द बच्चों वाले थे, पर उसकी हर एक बात बिल्कुल निशाने पर थी। शैन यानजो पापा नीचे घुटनों पर बैठे। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने जा रहे हों। तो क्या चैन पापा की मदद करके इसे छोटा बना सकता है? उन्होंने अपने काले कोट की एक बटन की तरफ इशारा किया। क्या इसे इतना छोटा बना सकते हो? मैंने अपना सिर टेढ़ा करके थोड़ा सोचा। हाँ, काम तो कर जाएगा, लेकिन हमें इन सब फालतू मोटे पुर्जों को काट कर फेंकना पड़ेगा और सारी लाइंस नए सिरे से बनानी पड़ेंगी। पापा, क्या मैं आपका वो बड़ा वाला माइक्रोस्कोप यूज कर सकता हूँ? शैन यानजो पापा ने बिना कुछ सोचे मुझे उठाया और उस करोड़ों की कीमत वाले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सामने बिठा दिया। वो टेक्निकल ऑफिसर अभी भी परेशान होकर रोकना चाहता था। डायरेक्टर सर, ये हमारा इकलौता प्रोटोटाइप है, अगर इसने खराब कर दिया तो? शैन यानजो पापा ने उसे ऐसी ठंडी नजर से देखा कि उसकी रूह कांप गई। खराब हुआ तो मेरी जिम्मेदारी है। तुम लोगों ने जो बनाया है वो ऐसे भी कचरा ही है। अगर ये बच्चा इसको खिलौने की तरह तोड़ भी दे तो मुझे मंजूर है। अगले 1 घंटे तक उन दोनों टेक्निकल ऑफिसर्स ने अपनी लाइफ का सबसे जादू वाला सीन देखा। उन्होंने देखा कि एक 4 साल का छोटा बच्चा एक स्टूल पर खड़ा है, उसकी आंखें माइक्रोस्कोप पर लगी हैं और उसके छोटे हाथों में एक पतला सा सोल्डरिंग आयरन है जो उसकी उंगली से भी पतला था। वो सर्किट बोर्ड पर किसी टॉप सर्जन की तरह ऑपरेशन कर रहा था। सोल्डरिंग पेस्ट के पिघलने से वहाँ हल्का सा धुआं उठ रहा था। वो जो पहले एक मैच बॉक्स के साइज का सर्किट बोर्ड था, उसे मैंने बिना किसी रहम के काट डाला और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये देखकर उन ऑफिसर्स के दिल से जैसे खून निकल रहा था। पागलपन है ये, उसने सब तोड़ दिया। क्या अब ये काम करेगा? आवाज मत करो। शैन यानजो पापा एक साइड शांति से खड़े थे और बिना पल के झपकाए मेरी हर एक मूवमेंट को घूर रहे थे। भले ही उन्हें टेक्निकल काम की उतनी समझ नहीं थी, पर उन्हें इंसानों की परख बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेरी आंखों में वो रोशनी देख ली थी, वो एब्सोल्यूट कंट्रोल वाला कॉन्फिडेंस, जैसे मैं ये काम नींद में भी कर सकता था। 40 मिनट बाद मैंने अपना सोल्डरिंग आयरन नीचे रखा और अपनी नाक पर आया पसीना पूछा, लो जी, हो गया। वो जो पहले इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बोर्ड था, अब सिर्फ मेरे नाखून के बराबर का एक मेन चिप बन गया था। उसके आसपास पतले तार एक छोटे से बटन से जुड़े थे, एक टाइनी बैटरी थी और चावल के दाने जितना छोटा एक माइक्रोफोन था। मैंने स्टूल से छलांग मारी और शैन यानजो पापा का टेबल पर रखा हुआ एक स्पेशल कोड का बटन उठाया और इस छोटे से मशीन को उस बटन के अंदर फिट कर दिया। फिर मैंने वो बटन शैन यानजो पापा को थमा दिया। पापा, ये लीजिए। ये भले ही छोटा लग रहा है, पर इसका माइक एकदम कड़क है। मैंने इसके अंदर के पर्दे को और पतला कर दिया है। अब तो अगर पड़ोस वाले कमरे में कोई खर्राटे लेगा तो वो भी सुनाई देगा। शैन यानजो पापा ने कांपते हुए हाथों से वो बटन लिया। ये तो एकदम परफेक्ट है। बाहर से देखने पर ये एक नॉर्मल सा प्लास्टिक का बटन ही लग रहा था, इसमें कोई गलती ढूंढ ही नहीं सकता था। शैन यानजो पापा ने तुरंत ऑर्डर दिया, टेक्निकल ऑफिसर, अभी टेस्ट करो इसे। उस ऑफिसर ने शक करते हुए अपना रिसीवर सिस्टम चालू किया। शैन यानजो पापा उस बटन को लेकर नीचे हॉल में चले गए। उन्होंने वहां हल्के से खांसी की। ऊपर रिसीवर में से एकदम क्रिस्टल क्लियर खांसी की आवाज आई, यहाँ तक कि उस रूम की गूंज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। जादू है, ये तो चमत्कार है। ऑफिसर उस स्क्रीन पर सिग्नल की वेव्स को देख रहा था और उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। बैकग्राउंड नॉइज तो लगभग 0 है और सिग्नल स्ट्रेंथ तो पहले वाले डिवाइस से 30% ज्यादा कड़क है। ये कैसे हो सकता है? उसने तो सारे नॉइज फिल्टर निकाल कर फेंक दिए थे ना। मैं टेबल पर सिर रखकर लेट गया और एक बड़ी सी उबासी ली, क्योंकि अब रास्ता छोटा हो गया है ना। जब रास्ता छोटा होगा तो बिजली वाले बाबू तेजी से भागेंगे और उनको उन मोटे मोटे फिल्टर्स की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ये तो एकदम कॉमन सेंस की बात है। एकदम कॉमन सेंस की बात। वो दोनों टेक्निकल ऑफिसर्स शर्म के मारे इतने पानी पानी हो गए कि उनका मन किया जमीन फटे और वो अंदर समा जाए। उन्होंने पूरी लाइफ सालों तक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। किताबों के रूल्स ने उनका दिमाग ब्लॉक कर दिया था और आज उनकी डिग्री एक 4 साल के बच्चे के कॉमन सेंस से हार गई थी। शैन यानजो पापा रॉकेट की स्पीड से वापस ऊपर आए। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े उस बटन को देखा और उनकी आंखें उस बटन को ऐसे घूर रही थी जैसे उन्हें कोहिनूर हीरा मिल गया हो। ये कोई मामूली बग नहीं है, ये तो हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस की आने वाली उम्मीद है। ये एक ऐसी टेक है जो पूरे दुनिया के स्पाई गेम्स का गेम ही पलट कर रख देगी। वो दौड़ते हुए मेरे पास आए और मुझे अचानक से अपनी गोद में उठा लिया। अपनी उस स्ट्रिक्ट डायरेक्टर वाली इमेज की ऐसी की तैसी करते हुए उन्होंने मेरे छोटे से गाल पर एक जोर का गीला किस दे दिया। चेंचे, तू अपने पापा का लकी चार्म है और पूरे देश का असली हीरो है। मैंने छी छी करके अपने गाल से उनका थूक पोंछा। शैन पापा, आपकी दाढ़ी बहुत चुभती है, मैं सोने जा रहा हूँ। शैन यानजो पापा खुद मुझे गोद में उठाकर मेरे रूम तक ले गए। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे ब्लैंकेट उठाया
और उनके हाथ इतने सॉफ्ट और केयरफुली चल रहे थे जैसे वो किसी न्यूक्लियर बॉम्ब को संभाल रहे हों। फिर उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बोलो कल सुबह क्या खाओगे? अगर तू चाहे तो पापा तेरे लिए दुनिया की सबसे महंगी डिश भी ले आएंगे। अगले दिन की रात हर जगह रंग बिरंगी लाइट्स जगमगा रही थी और महफिल पूरी आबाद थी। महंगे कपड़े पहने और खुशबू लगाए लोग इधर उधर घूम रहे थे। ये एक ऐसी चैरिटी पार्टी थी जिसमें सिर्फ कंट्री के सबसे टॉप लेवल और अमीर लोग ही आ सकते थे। शेन यांजो पापा ने एकदम फिटिंग वाला ब्रांडेड काला सूट पहना हुआ था और अपना वो मॉडिफाई किया हुआ कोट उन्होंने मस्त स्टाइल में अपने हाथ पर लटका रखा था। एक हाथ में शैंपेन का ग्लास लिए वो पार्टी में ऐसे घूम रहे थे जैसे उन्हें किसी से कोई लेना देना ना हो। मिस्टर शेन जरा रुकिए। दो बहुत ही तगड़े विदेशी बॉडीगार्ड्स ने उनका रास्ता रोक लिया। उनके हाथों में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर्स थे जो किसी की भी छोटी से छोटी डिवाइस पकड़ सकते थे। शेन यांजो पापा ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए आराम से अपने दोनों हाथ फैला दिए। स्कैनर ने उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करना शुरू कर दिया और जब उस बॉडीगार्ड का स्कैनर उस स्पेशल कोड की बटन के ऊपर से गुजरा वहां एकदम सन्नाटा छा गया। कोई अलार्म नहीं बजा क्योंकि मैंने उसमें से सारे बड़े और भारी मेटल के पार्ट्स निकाल कर फेंक दिए थे। जो थोड़ी बहुत सिलिकॉन चिप और कॉपर वायर बची थी ना, स्कैनर की आंखों में वो कोड की जिप में लगे मेटल से भी कमजोर थी। बॉडीगार्ड साइड में हटा और उन्हें रास्ता दे दिया। ओके अंदर जाइए। शेन यांजो पापा के होंठों पर एक हल्की सी शैतानी मुस्कान आ गई जो किसी को पता नहीं चली। वो उस वीआईपी रूम के अंदर गए और अपना कोट एकदम नवाबों की तरह आराम से वहां हैंगर पर टांग दिया। उस हैंगर की जो जगह थी सिल्वर फॉक्स की बैठे हुए सीट से सिर्फ 2 मीटर से भी कम दूरी पर थी। अगले आधे घंटे तक सिल्वर फॉक्स और उस स्पाई खरीदने वाले की हर एक बातचीत, मिसाइल फ्यूल के फॉर्मूला का एक एक डेटा, यहाँ तक कि उनके ग्लास में महंगी शराब डालने की आवाज तक उस छोटे से बटन के जरिए 2 किलोमीटर दूर खड़ी मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो की कमान कार तक एकदम फुल एचडी में साफ साफ पहुंच रही थी। डेटा लॉक हो गया है, सबूत पक्का है। एक्शन भम। वीआईपी रूम का दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया गया। दर्जनों तगड़े सीक्रेट एजेंट्स अंदर घुस आए। इससे पहले कि सिल्वर फॉक्स को घंटा कुछ समझ आता कि क्या हुआ, शेन यांजो पापा किसी भूत की तरह अचानक उसके ठीक पीछे आकर खड़े हो चुके थे और एक ठंडी ग्लॉक पिस्टल सीधा उसके सिर के पिछले हिस्से पर सच चुकी थी। शेन यांजो पापा की आवाज एकदम भारी और स्टाइलिश थी। गुड इवनिंग मिस्टर सिल्वर फॉक्स। मुझे लगता है हमारी आपस की इस प्राइवेट बातचीत को सुनने के लिए यहाँ पहले से ही काफी सारी ऑडियंस जमा हो चुकी है। सिल्वर फॉक्स के उस हैरानी और डर से फटे हुए चेहरे को देखकर जिसे समझ नहीं आ रहा था कि ये नामुमकिन चीज कैसे हो गई, शेन यांजो पापा के दिल में बस एक ही बात घूम रही थी, मचा दिया मेरे बेटे। ये मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। शेन यांजो पापा ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया था, पर उन्होंने ऊपर से मिलने वाले किसी भी मेडल या रिवॉर्ड को सीधा मना कर दिया। इस वक्त उन्हें और कुछ नहीं सूझ रहा था, सिर्फ और सिर्फ घर जाना था। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि मैं जमीन के उस कारपेट पर आराम से लेटा हुआ हूँ और अपने हाथों में उस आधी बनी हुई मैकेनिकल ड्रैगन फ्लाई को लेकर किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हूँ। मैंने जब शेन यांजो पापा को वापस आते देखा तो खुशी से उनकी तरफ उछल पड़ा। शेन पापा आप आ गए। शेन यांजो पापा ने मुझे अपनी गोद में लपक लिया और अपने हाथ से एक इशारा किया। उनके पीछे आते हुए गार्ड्स अंदर 3 बहुत बड़े बड़े डब्बे उठाकर लाए। ये सब क्या है? बाकी के पापा लोग भी हैरानी से देखने के लिए पास जमा हो गए। जैसे ही डब्बे खुले सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और सबने एक लंबी सांस अंदर खींची। पहला डब्बा दुनिया का टॉप क्लास डिजिटल ऑसिलोस्कोप, स्पेक्ट्रम एनालाइजर, लॉजिक एनालाइजर, ये सारी वो इंपोर्टेड महंगी मशीन्स थी जो इस जमाने में पैसे पानी की तरह बहाने पर भी नहीं मिल सकती थी। दूसरा डब्बा जर्मनी का वेलर सोल्डरिंग स्टेशन, स्विट्जरलैंड के प्रिसीजन टूल्स का पूरा सेट और हर तरह के लेटेस्ट एडवांस चिप्स और सेंसर्स। तीसरा डब्बा एक पूरा का पूरा माइक्रोलेट मशीन और एक 3D प्रिंटर। शेन यांजो पापा नीचे घुटनों पर बैठे, उन्होंने इन सारी मशीन्स की तरफ इशारा किया जो किसी को भी एक नेशनल लेवल की लैब खोलने के लिए काफी थी। चिन ये तेरे पापा की तरफ से तेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। आज से इस बिल्डिंग नंबर 1 का ये बेसमेंट तेरा अपना पर्सनल लैब बन गया है। तू अब मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्पेशली हायर चीफ टेक्निकल एडवाइजर है। हाँ बेशक ये सब थोड़ा अंडरग्राउंड होगा। मैं इन चमचमाती हुई महंगी मशीन्स को पागलपन की तरह घूर रहा था। मेरी आंखों की चमक आसमान के तारों से भी ज्यादा तेज और साफ थी। मैं खुशी से आगे कूदा और उस ऑसिलोस्कोप के गले लग गया। वाह, क्या ये ऐसी चीज है जो स्क्रीन वाला मल्टीमीटर कहलाती है? ये कितना कूल है। लह्यू पापा थोड़ा जलते हुए साइड से अपना ज्ञान पेलने लगे। तूने तो अपना पूरा पैसा और पावर इसमें फूंक दिया है भाई। इन सब चीजों में आखिर कितना बड़ा खर्चा आया होगा? शेन यांजो पापा ने एकदम एटीट्यूड वाली मुस्कान दी। मेरा एक कौड़ी नहीं लगा। ये तो हमारे डिपार्टमेंट ने इस प्लान के लिए स्पेशल फंड पास किया है जिसका ऑफिशियल कोड नेम है जीनियस ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। ये चिंग जो पापा ने ये सुनकर अपनी आंखें घुमाई।
गवर्नमेंट के पैसे से अपने बेटे के सामने हीरो बन रहा है। चेन चेन, ये पापा ने तेरे लिए पड़ोस वाली पूरी की पूरी बिल्डिंग ही खरीद ली है। तेरे लिए एक और भी बड़ी मस्त फैक्ट्री बनाने का प्लान रेडी है। शाओ युआन पापा ने इन पैसे वाले दिखावेबाजों को बीच में ही रोक दिया। चुप करो सब, जो भी कहो। चेन चेन की ये टेक्निकल औकात अब ज्यादा देर छुपने वाली नहीं है। आगे चलकर बाहर हमें अपने बेटे पर बहुत टाइट सिक्योरिटी रखनी होगी। अगर बाहर के देशों के खतरनाक स्पाइस को इसके बारे में भनक भी लग गई तो शेन यानजो पापा की आंखों में एक ठंडी मौत की किरण चमक उठी। उन्होंने मेरे सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा। जिसने भी इसकी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की ना, मैं उसको सच में इस दुनिया से उड़ाकर एक असली भूत बना दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बड़े लोग आपस में किस बात की खिटपिट कर रहे थे। मैं तो उस वक्त इतना बेचैन था कि उस नए सोल्डरिंग स्टेशन को बस फाड़ कर खोल दूं। मैं अपनी प्यारी मैकेनिकल ड्रैगन फ्लाई का इंजन आगे अपग्रेड करने के लिए फुल मोड में था। दोपहर के लगभग 2 बज चुके थे। भारी एंटी डस्ट पर्दों ने सूरज की तेज धूप को बाहर खिड़कियों पर ही रोक रखा था। ये लेबोरेटरी इस पूरे देश के मेडिकल फील्ड के लिए किसी सबसे बड़े मंदिर की तरह थी। उसके ठीक अंदर अभी अभी सीधा अमेरिका से प्लेन के जरिए मंगवाई गई $7 करोड़ की भारी भरकम कीमत वाली जूस 3rd जनरेशन सर्जिकल रोबोट अपने टशन में रखी हुई थी। लेकिन इस वक्त उस लेबोरेटरी के अंदर का माहौल किसी बर्फ की फैक्ट्री से भी ज्यादा ठंडा हो चुका था। हमेशा एकदम शांत, स्माइल करने वाले और जेंटलमैन बनकर रहने वाले ली जियान पापा, इस वक्त उन्होंने अपना वो सोने की फ्रेम वाला चश्मा आग बबूला होकर उतार दिया था और एकदम हैरानी वाले तरीके से एक भयंकर गाली बक दी थी। उन्होंने गुस्से में अपने हाथों के मेडिकल रबर ग्लव्स निकालकर जोर से ऑपरेटिंग टेबल पर पटक दिए थे। उनके ठीक माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी। उनके ठीक सामने वाली चमचमाती ऑपरेटिंग टेबल पर एक छोटे से पर्पल रंग का अंगूर रखा था। उस अंगूर का आधा छिलका बहुत ही सफाई से उतारा जा चुका था, पर आखिरी जहां वो छिलका उस अंगूर के बॉडी से जुड़ा हुआ था ना, वो जगह फट चुकी थी और उस अंगूर का थोड़ा सा जूस बाहर निकल आया था। किसी आम रास्ते चलते इंसान के लिए ये कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, पर इस देश के घोस्ट हैंड गॉड डॉक्टर ली जियान के लिए ये उनकी एक बहुत ही घटिया हार थी। ये एक ऐसी बड़ी मेडिकल गलती थी जिसे वो अपनी औकात में कभी माफ नहीं कर सकते थे। उनके ठीक साइड में एक सुनहरे बाल और नीली आंखों वाला हाई क्लास ब्रांडेड सूट पहने एक विदेशी आदमी खड़ा था, जिसने हैरानी से हवा में अपने हाथ फैलाए हुए थे। उसके चेहरे पर एक घमंडी पर थोड़ी मजबूर सी मुस्कान थी। वो डॉक्टर स्मिथ था, अमेरिका की सबसे बड़ी राज करने वाली मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और इस कमाल की मशीन को बनाने वालों में से एक मेन आदमी। अब और ट्राई मत कीजिए ये 50वीं बार टेस्ट था। हमारा जूस सिस्टम दुनिया में एकदम परफेक्ट है, इसके डेटा नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। असली दिक्कत तो इस बात में है कि उसने ली जियान पापा के प्रोफेशनल हाथों की तरफ उंगली की। आपका ऑपरेशन करने का स्टाइल और आदत बहुत पुरानी और ओल्ड फैशन्ड है। आपको इस एडवांस्ड मशीन के माइक्रो डिले के साथ एडजस्ट होना सीखना पड़ेगा, ना कि आप इस रोबोट को अपनी हाई स्पीड आदत से चलने पर मजबूर करें। ली जियान पापा ने बिना कुछ कहे वापस अपना चश्मा पहना। उनकी आंखों में ऐसी ठंडक थी जो हड्डियां गला दे। डिले के साथ एडजस्ट करूं? स्मिथ, मुझे जो ऑपरेशन करना है वो ब्रेन स्टेम ट्यूमर निकालने का काम है। तुझे जरा सा भी आइडिया है कि 0.3 सेकंड के डिले का सर्जिकल ऑपरेशन में क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मेरी ऑपरेटिंग नाइफ अपना कट लगा चुकी होगी, पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर मुझे अभी कुछ भी हिलता हुआ नहीं दिखा होगा। इसका मतलब है कि मरीज की ब्रेन की नसें तुम्हारी इस बकवास 0.3 सेकंड की गलती से हमेशा के लिए कट सकती हैं और वो मरीज एक जिंदा लाश में जा सकता है। फिर उन्होंने उस मशीन के सबसे बड़े और भारी सफेद रोबोट आर्म की तरफ उंगली उठाई। उनकी आवाज में किसी डॉन जैसी सर्दी और गुस्सा था। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तेरा टेस्ट डेटा फाइल में कितना खूबसूरत और परफेक्ट दिख रहा है। मेरे इस हाथ का फील मुझे साफ साफ बता रहा है कि तुम्हारी इस महंगी मशीन की फोर्स फीडबैक ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम है। ये मशीन ऑपरेशन के वक्त अटक रही है, सोच रही है, भले ही वो 0.001 सेकंड का अटकना क्यों ना हो, पर मेरा ये हाथ उसे एकदम आसानी से महसूस कर सकता है। डॉक्टर स्मिथ ने मजाक उड़ाते हुए अपना सिर हिलाया और उसने टेस्टिंग रिपोर्ट्स का एक मोटा सा बंडल हवा में निकाल कर दिखाया। ये आपकी फालतू की ईगो और जिद बोल रही है। हमारे ये सेंसर्स इस पूरी दुनिया के सबसे टॉप लेवल के और एक्सपेंसिव हैं। इसका हाइड्रोलिक सिस्टम भी सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। इसकी टेक्निकल गलती का चांस 0.01 मिली सेकेंड से भी नीचे है। एक इंसान के दिमाग के सेल्स इसे किसी भी हाल में फील ही नहीं कर सकते। आप जो ये मशीन के अटकने की हवाबाजी कर रहे हो ना, ये सिर्फ आपका दिमागी वहम है, या फिर असलियत ये है कि आप अब बूढ़े और स्लो हो चुके हो। वहाँ आसपास खड़े हमारे देश के बाकी डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की शक्लें भी परेशानी से गिरी हुई थी। उन्हें तो अपने डॉक्टर ली जियान के घोस्ट हैंड्स की स्पीड और काबिलियत पर पूरा 100% भरोसा था, लेकिन जब उन्होंने मशीन के टेस्टिंग डेटा को देखा तो सब कुछ एकदम परफेक्ट था। इस इतने बड़े और घमंडी विदेशी एक्सपर्ट के सामने उन बेचारे डॉक्टर्स को भी जवाब देते नहीं बन रहा था। जब वहाँ का माहौल तलवारों और गुस्से के बम फटने जैसा टेंस हो चुका था और ली जियान
पापा का गुस्सा इस आखिरी लिमिट पर आ चुका था कि इस $70 मिलियन के इस महंगे और बकवास कचरे को अभी यहीं तोड़ फोड़ कर फेंक दे। तभी वो एकदम मोटा और भारी सा एयर टाइट दरवाजा थोड़ा सा धक्का लगकर खुला। ली पापा, एक बहुत ही नरम, प्यारी और थोड़ी दूध पीती बच्चों वाली आवाज ने उस डरावने और मौत जैसे सन्नाटे की लाइन को तोड़ दिया। वहां खड़े सभी एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स ने पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। वहां उनकी थाई तक की हाइट वाला एक छोटा सा गोलू मोलू बच्चा पूरी ताकत लगाकर उस मोटे दरवाजे से अंदर आने की मेहनत कर रहा था। चंचन, ली जियान पापा का वो डरावना चेहरा जो बर्फ की तरह ठंडा और खौफनाक था, वो एकदम किसी जादू की तरह पिघल गया और उस पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वो तेजी से चलकर आगे उस दरवाजे तक गए। वहीं घुटनों के बल नीचे बैठे उन्होंने अपने साफ स्टेराइल ऑपरेशन वाले कपड़ों की भी परवाह नहीं की और सीधा मुझे वही जमीन से अपनी गोद में प्यार से उठा लिया। बेटा, तू अचानक यहाँ कैसे आया? ये बहुत स्ट्रिक्ट लैब है, यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत सारी रेडिएशन होती है। अंकल झांग में आकर बताया कि आपने सुबह से दोपहर का खाना तक नहीं खाया है और आप यहाँ इन खराब लोहे के डब्बों से नाराज होकर बैठे हो। मैंने आगे अपने छोटे से हाथ बढ़ाए और बड़े प्यार से ली जियान पापा के माथे का वो ठंडा पसीना पोंछ दिया। ली पापा, आप गुस्सा मत करो ना, मैं आपके लिए मस्त लोटस रूट और पोर्क रिब्स लाया हूँ और उसके साथ प्रॉन वाला स्टीम डेक भी पकवा कर लाया हूँ। ली जियान पापा का दिल ये सुनकर एकदम गर्मा गया। उनका जो पहले वाला मौत जैसा गुस्सा था वो तो आधी से ज्यादा गायब ही हो चुका था। ठीक है बेटा, तेरे पापा बिल्कुल गुस्सा नहीं है। पापा अभी पहले पेट भरकर खाना खाएंगे, उसके बाद इन गोरों को सबक सिखाएंगे। पर वो घमंडी डॉक्टर स्मिथ गुस्से से अपना माथा सिकुड़ने लगा। वो एकदम फुल नफरत वाले थोबड़े के साथ चलकर ठीक हमारे पास आकर रुका। ली, आपको दिख नहीं रहा? ये टॉप टियर दुनिया की सबसे बेस्ट लेबोरेटरी है। यहाँ करोड़ों की ऐसी महंगी मशीन्स रखी हैं जिन्हें छुआ तक नहीं जा सकता। आप एक इस रास्ते के गंदे से बच्चे को यहाँ अंदर कैसे दे सकते हैं? और ये देखो, ये ऊपर से अपने हाथ में खाना लेकर यहाँ आया है। ये हरकत तो सीधा साइंस और मेडिसिन की दुनिया की बेइज्जती है। ली जियान पापा की उन शांत आंखों में मौत की आग जल उठी। वो बस अपना गुस्सा निकालने के लिए उस पर फटने ही वाले थे, पर उनकी गोद में शांति से बैठे मैंने अचानक से अपना छोटा सा सिर घुमाया और सीधा उस स्मिथ की दोनों नीली आंखों में आंखें डालकर